नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट काटकर पूर्व महापौर आलोक शर्मा को टिकट दे दिया है। वहीं गुना शिवपुरी सांसद से केपी यादव का टिकट काटकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है। इधर सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट काटकर लता वानखेड़े, तो रतलाम से जीएस डामोर की जगह अनीता नागर सिंह चौहान को टिकट मिला है। विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट काटकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया है। तो ग्वालियर से विवेक शेजवलकर, जो पूर्व महापौर भी रहे हैं, उनका टिकट काटकर अब सरकार में पूर्व मंत्री रहे भारत सिंह कुशवाहा को प्रत्याशी बनाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने इन सांसदों का टिकट काटा ही क्यों? दरअसल कोई भी पार्टी अपने मौजूदा सांसदों का टिकट इतनी आसानी से नहीं काट देती है। उसके पीछे कई रिसर्च होती है, पार्टी कार्यकर्ताओं का फीडबैक होता है, आला कमान की भी नजर होती है, और जमीन पर वो नेता कैसे कार्य कर रहा है इस पर भी नजर होती है। लेकिन इस शो में हम बात करने वाले हैं उन 6 सीटों की, उन 6 सांसदों की जिनके टिकट कटे हैं। करेंगे पड़ताल, करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी ने इनका टिकट क्यों काटा। भोपाल की सबसे पहले देखिए बात करें, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं मायने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जिन्होंने महात्मा गांधी को लेकर बयान दिया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाराज हुए थे। उसके बाद एक तरह से पार्टी से दूरी बना ली साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने महात्मा गांधी को लेकर जो विवादित बयान दिया था 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान, और प्रधानमंत्री नाराज भी हुए थे। गांधी जी पर बोलने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा, ये प्रधानमंत्री के बोल थे, और इसके बाद से ही साध्वी प्रज्ञा हंसी पर चल रही थी। ये एक बड़ा कारण माना जा सकता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटने के पीछे। अब बात करते हैं एक और हॉट सेट केपी यादव गुना से, जहां से अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। कई बार पार्टी में असहज की स्थिति देखी गई। सिंधिया समर्थकों से केपी यादव समर्थकों की कभी बनी ही नहीं। खुलकर विवाद कई बार सामने आए, तो कई बार ये विवाद पर्दे के पीछे छुपकर भी होते आए। हाल ही में ताजा मामला जब पासपोर्ट केंद्र के उद्घाटन का था। इसका उद्घाटन यूं तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को करना था, लेकिन उद्घाटन किसने किया? बिना किसी कार्यक्रम के केपी यादव ने ही उद्घाटन कर दिया, और उसके बाद सिंधिया खेमे की नाराजगी और अधिक बढ़ गई थी। ऐसे कई मौके आए जब दोनों समर्थकों की नाराजगी देखी गई। अब बात करते हैं अगली सीट की। अगली सीट है विदिशा, जहां से रमाकांत भार्गव को हटाकर अब पार्टी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया है। 5 बार के सांसद भी रहे। हालांकि शिवराज विदिशा से करीबी उनका जुड़ाव रहा है। लंबे समय से चर्चा तो चल रही थी कि रमाकांत भार्गव का टिकट कटेगा, और शिवराज सिंह चौहान को शायद पार्टी हाईकमान ने, दिल्ली में बैठे शीर्ष नेतृत्व ने विदिशा में एडजस्ट करने की सोची। विदिशा से हालांकि सुषमा स्वराज, तमाम दिग्गज नेता, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ा है। अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की। पूर्व महापौर विवेक शेजवलकर यहां से अभी सांसद है, लेकिन अब इनका टिकट काट दिया गया है, और इनके टिकट काटने का कारण उनकी बढ़ती उम्र को माना जा रहा है। अब उम्र काफी हो रही है, इसलिए पार्टी ने यहां से उनका टिकट काटा, और पूर्व मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में भारत सिंह कुशवाहा को यहां से टिकट दिया है। यह बात हुई ग्वालियर की। बढ़ते अगली सीट की ओर, बात करते हैं अब सागर की। सागर से राज बहादुर सिंह, इन्हें पार्टी ने मौका नहीं दिया है, इनका टिकट कटा है। स्थानीय नेताओं का फीडबैक यहां से कुछ अच्छा नहीं मिला, फीडबैक कुछ ठीक नहीं मिला। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष लता वानखेड़े को यहां से बीजेपी ने टिकट दिया है। महिला कैंडिडेट है, सागर से चुनाव लड़ेंगी लोकसभा संसदीय क्षेत्र से। और अगली और अंतिम सीट है मध्य प्रदेश की रतलाम सीट। रतलाम लोकसभा संसदीय क्षेत्र की जब बात करें तो यहां से जीएस डामोर ने उनका टिकट कटा है। चुनाव लड़ा था, जीता भी था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की थोड़ी सक्रियता यहां पर बढ़ी है, इसलिए शायद बीजेपी को लगा कि यहां पर अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है पार्टी का। डामोर की जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी संशय की स्थिति में रही, इसलिए बीजेपी ने यहां से वन मंत्री नागर सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये वो 6 सीटें हैं जहां से पार्टी ने अपने प्रत्याशी बदले हैं, टिकट काटा है। करेंगे हम आज इस शो में इसी मसले पर चर्चा, क्या बीजेपी ने इन्हें माफ नहीं किया? विश्लेषण करेंगे। मेहमान जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रेम व्यास जी। और हमारे साथ देशदीप सक्सेना जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं,
आपका भी बहुत स्वागत है देशदीप जी। सबसे पहले देशदीप जी आपसे ही मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। एक दिन पहले हमने बीजेपी की इस लिस्ट पर चर्चा की थी, इसके मायने निकाले थे, राजनीतिक सियासी समीकरण समझने की कोशिश की थी। आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की उन 6 सीटों की जहां से वर्तमान सांसदों का टिकट बीजेपी ने काटा है। इतना आसान नहीं होता किसी सिटिंग एमपी का टिकट काटना, इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक एक सीट की हम जब बात करते हैं, सबसे पहले हम हॉट सीट भोपाल से ही बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। 2019 में जब साध्वी प्रज्ञा को टिकट दिया गया और उसके बाद उनकी एक फायर ब्रांड छवि, लेकिन जब साध्वी प्रज्ञा सांसद बनी और उसके बाद उनके कई बयान, कोई एक दो बयान नहीं, कई बयान है जिसको लेकर वो सुर्खियों में रही, उनका टिकट कटना और पूर्व महापौर आलोक शर्मा को टिकट देना, क्या कहेंगे? देखिए, साध्वी प्रज्ञा, अगर भोपाल के पार्लियामेंट्री सीट के बारे में बात करें तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई वो। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि बहुत ज्यादा काम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नहीं हो पाए। ये तो है उनके परफॉर्मेंस की बात, हो सकता है मैं गलत हूँ, लोग इत्तेफाक ना रखें इस बात से। दूसरी बात है राजनीति की, जिस दिन वो जीती थी उसी दिन से मुझे लगता है कि उनकी उपयोगिता बीजेपी के लिए खत्म हो गई थी। देखिए, आपने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, फायर ब्रांड, और उनकी जो एक हार्डकोर हिंदुत्व की छवि थी उसका बीजेपी ने भरपूर इस्तेमाल किया। भोपाल का चुनाव आपको याद होगा, उस पिछली लोकसभा में सबसे ज्यादा चर्चित चुनाव था, जिसमें दिग्विजय सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, और साध्वी प्रज्ञा जी थी भारतीय जनता पार्टी से। और एक तरीके से हम कहें तो इस चुनाव ने पूरे देश की राजनीति को इन्फ्लुएंस किया था। और जो एक बीजेपी का जो भगवाकरण या जो भगवा राजनीति का एक सिंबल होता है, सिंबलिज्म, उसकी वो रिप्रेजेंटेटिव थी उस वक्त, और उसका इन्फ्लुएंस पूरे देश की राजनीति में हुआ था, उसका असर पूरे देश की राजनीति में हुआ था, और बीजेपी को उसका भरपूर फायदा मिला था। लेकिन बाद में हमने देखा, आपने कुछ बातों के बारे में जिक्र किया, कुछ इंसिडेंसेस के बारे में, जिसमें गांधी जी के बारे में कुछ वो थे, उनके अटरेंसेस, तो ये वो सारी चीजें थी जो उनको और ज्यादा एलिनेट करती गई, और ज्यादा दूर करती गई। क्योंकि देखिए, हम पिछले बहुत समय से देख रहे हैं कि गांधी नेहरू के बारे में बीजेपी का एक धड़ा कुछ अलग बात करता है, दूसरा धड़ा जो जो हम कहें सत्ता में है या जो सीनियर लीडर्स हैं वो उन बातों से परहेज करता है। तो नेचुरली जब वो इस तरह की बातें कहती थी तो सरकार में जो लोग थे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। तो वो एक बड़ा कारण था, और धीरे धीरे वो एलिनिएट होती गई बीजेपी की जो राजनीति से, और इस बात बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था। दूसरी बात यह है कि उनकी तबीयत भी थोड़ी सी, उनके इश्यूज हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, वो खुद बताती हैं। जब वो उनके जो केसेस चल रहे हैं, हियरिंग चल रही है कोर्ट्स में, वहां जब जाती हैं तो बताती हैं कि उनकी वहां से एक्सक्यूज ही लेती हैं वहां पे अपियर ना होने का, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज हैं। तो उनके निश्चित रूप से हेल्थ इश्यूज भी हैं, और मेरे ख्याल से यही वो कारण थे मेन जिनके कारण उनका टिकट उनको ड्रॉप करना पड़ा। और जो यहाँ के पूर्व महापौर हैं आलोक शर्मा, उनका यहाँ से लड़ना लगभग तय था, और उन्हीं को टिकट मिला। इस पर बेहतर डॉक्टर प्रेम व्यास बता पाएंगे, उनसे मैं लूंगा जानकारी। लेकिन संक्षिप्त में गुना सीट की भी हम बात कर लेते हैं देशदीप जी, क्योंकि गुना सीट 2019 में तब सिंधिया कांग्रेस में थे, केपी यादव के हाथों जब सिंधिया की हार हुई तो कांग्रेस पार्टी काफी निराश हुई। लेकिन उसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। सिंधिया जरूर बीजेपी में चले गए, लेकिन समय समय पर केपी यादव धड़ा और सिंधिया समर्थकों का धड़ा, इन दोनों समर्थकों के बीच तनातनी, छिटपुट विवाद की खबरें कई दफा पर्दे के आगे से समझ में आई तो कई दफा पर्दे के पीछे से भी समझ में आई। ऐसे में क्या शीर्ष नेतृत्व ने सिंधिया को एक बार फिर उस गुना परंपरागत सीट पर सिंधिया को भेजकर एक बड़ा दाव चलाया? नहीं, बड़ा दाव क्या, उनका भी वहां से एक्सपेक्टेड था। देखिए, सिंधिया जी का और केपी यादव, केपी सिंह जी का, आपको याद होगा वो सिंधिया जी के बहुत बड़े फैन थे, उनके बहुत बड़े फॉलोअर थे। तो जिस तरीके से उन्होंने इस पार्टी से उस पार्टी में गए, वो तो उनके साथ इतने बड़े फैन थे कि उनके साथ सेल्फी लेने में उनको बड़ा गौरवान्वित महसूस करते थे। लेकिन राजनीति में वो इधर से उधर गए, उसके बाद वो चुनाव जीते, और फिर उसके बाद वो पूरा इतिहास है। लेकिन वो चुनाव जीतने के बाद भी देखिए, उनको कभी वहां पे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई एज एन एमपी।
क्योंकि बहुत हमने देखा 2 साल के अंदर सिंधिया जी यहाँ से वहां चले गए, उसके बाद सिंधिया जी की वहां पर से ज्यादा थी और होना भी चाहिए थी, क्योंकि सिंधिया जी का वहां बहुत पुराने से वर्चस्व है, उस सीट को बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और ग्वालियर शिवपुरी उनका इलाका है, बिल्कुल। बहुत ज्यादा पॉपुलर लीडर हैं, तो वो उस पूरे में इक्लिप्स होगा, जिसे बोलना चाहिए कि वो ओवरशैडो कर दिया उन्होंने केपी सिंह जी को। और बहुत एक्सपेक्टेड था ये कि उनको ही टिकट मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि यादव जी वहां के एमपी होने के बाद भी कभी वहां के पूरे तरीके से एज एन एमपी फंक्शन नहीं कर पाए। हम्म। और केवल सिंधिया जी और उनके सपोर्टर्स के बीच में होता रहा तल्ख, बल्कि सिंधिया जी और यादव जी के भी रिलेशंस एकदम तल्ख दिखते थे जी, पब्लिक प्रोग्राम्स में। बिल्कुल ठीक कहा आपने। यानी कुल मिलाकर अक्सर मैं भी ये भी देखता हूं, जिससे वो क्योंकि नाराज। जिस जिस तरह से देशदीप जी अक्सर कोई भी, चाहे कोई खेल हो, चुनाव हो, चर्चाएं हमेशा विजेता की होती है। लेकिन 2019 के गुना सीट के परिणाम को लेकर हमने देखा कि केपी यादव की जीत से ज्यादा चर्चा सिंधिया की हार की थी। मैं लौटूंगा आपके पास। आप डॉक्टर प्रेम व्यास का हम रुख करेंगे, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम जी, आपकी पार्टी को जितना मैं समझता हूं, बीजेपी में सब कुछ अनुशासन में होता है। शीर्ष नेतृत्व ने जो कह दिया वही सर्वमान्य होता है। दिल की पीड़ा, दिल का दुख दिल में ही छुपा के रखेंगे, पर्दे के सामने, मीडिया के सामने आने नहीं देते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा का भोपाल से टिकट कटना और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बार फिर टिकट मिलना, क्या मायने निकालें इसके? आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए दीपक जी, नमस्कार आपको, और देशदीप जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उनको भी नमस्कार। दूसरी चीज है, जो आपने प्रश्न करा है उसका जवाब तो स्वयं साध्वी जी दे चुकी है। और सभी सार्वभौमिक सभी के सामने उन्होंने कहा है कि जब भी टिकट मिलता है और राजनीति की जाती, तो टिकट और राजनीति मात्र राष्ट्रनीति बनाने का एक अंग मात्र है। और अगर मुझे ईश्वर ने 10 वर्षों के लिए प्रदत्त किया था, तो उस मुख्य कार्य के लिए प्रदत्त किया था जहां पर हिंदू धर्म को, हिंदू सनातन को भगवा आतंकवाद से जोड़ा जा रहा था। तो ये उनके शब्द है कि मुझे लगता है कि मुझे ईश्वर ने सिर्फ इसीलिए प्रदत्त किया था कि उस समय तक मैं मध्य प्रदेश भोपाल से संसदीय क्षेत्र से वहां के लोगों के पीड़ा को व्यक्त कर पाऊं। और दूसरी बात है, उन्होंने एक और सकारात्मक बात ये कही है कि अभी भी जब भी मुझे कहीं भी भारतीय जनता पार्टी भेजेगी या जहां भी मेरी आवश्यकता महसूस करेगी, मैं सहजता से उस कार्य को स्वीकार करूंगी। और मैं इसके पूर्व की बात बताना चाहूंगा, कई अवसरों पर उन्होंने अपनी शारीरिक पीड़ा के बारे में, बीमारियों के बारे में भी अवगत किया है। आप देखिए ना, कांग्रेस के शासन में जब उनको बंद कर दिया गया था झूठे आरोप और मुकदमों में, और उसके बाद रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई थी, उसके बाद में वे सक्रिय भूमिका में मात्र भगवा आतंकवाद विरोधियों के खिलाफ जिस तरह से निष्ठुरता से खड़े होकर लड़ी, और आज भी उनका जो स्टेटमेंट है वो निश्चित रूप से उन्होंने कहा है, मैं पुनः दोहरा देता हूं, कि टिकट और राजनीति राष्ट्रनीति में सहयोग का हिस्सा है। तो हम राष्ट्रनीति बनाना है, हम ना तो टिकट के लिए आए हैं ना राजनीति करने के लिए आए। दूसरी बात, आपने जो केपी यादव जी के लिए कही, तो केपी यादव जी मुझे लगता है ये एक बहुत सकारात्मक पहलू है कि केपी यादव जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे, तभी तो हम कहते हैं कि नेता, नीति, निर्णय और नेतृत्व ये कैंडिडेट्स की हार और जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखिए, जब कांग्रेस से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी लड़े थे, तब उनकी नेता, नीति, नेतृत्व और निर्णय कौन ले रहा था? और जब केपी यादव जी कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता, नीति, नेतृत्व और निर्णय कौन ले रहा था? तो मुझे लगता है जनता ने उसी ओर इंगित करके वोट दिया था केपी यादव जी को, क्योंकि वे शीर्ष नेतृत्व के, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को पूर्ण रूप से नकार चुके थे। तीसरी बात है, एक और बात चल रही है अनीता चौहान जी की, शायद हो सकता है बोलना भूल गया, मुझे कई चैनल्स पे उसके बारे में बात की गई, और मैं तो मुखरता से पूछता हूं कि आप मुझे बताइए, पात्र, अपात्र और कुपात्र, इन 3 चीजों की लड़ाई मुख्य रूप से होती है। पात्र और अपात्र तक तो ठीक है, यहां तो सामने वाले दल कुपात्रों तक को ले आते हैं, जो 3-3 बार सांसद के चुनाव हार जाते हैं, उनको राज्यसभा के जरिए बैकडोर एंट्री करा दी जाती है। अब यहां पर अनीता चौहान जी का अगर मैं नाम लेना चाहूंगा, तो नरेंद्र मोदी जी स्वयं कह चुके हैं कि अगर पात्र है, अगर वे धरातल से जुड़े, आम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने का कार्य कर रहे हैं, तो वे कोई भी हो, अगर वे पात्र है तो उनको टिकट भी मिलना चाहिए। अब मैं उनका थोड़ा सा इतिहास बताता हूं। BA, LLB, LLM और PhD कर रही है, और उसके पूर्व में वे मंडल अध्यक्ष थी, उसके पूर्व में जिला अध्यक्ष थी, उसके पूर्व में
जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी है। लगभग 15 सालों तक उन्होंने उस क्षेत्र की सेवा करी है। और उसके पश्चात जब उपयोगिता आई उनके सांसद के टिकट की, तो निश्चित रूप से पार्टी ने उनको अवसर दिया। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री को हम देखते हैं, कभी वो इस तरह से बयान नहीं देते हैं। 2019 में जब प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए कटाक्ष किया था कि महात्मा गांधी पर बोलने वालों को मैं माफ नहीं करूंगा, उनका सीधा इशारा साध्वी प्रज्ञा पर था। तो अब खबरें ऐसी भी है राजनीतिक गलियारों में कि साध्वी प्रज्ञा सांसद रहते भोपाल में उस तरह से एक्टिव नजर नहीं आई, और अब शायद राजनीतिक भविष्य, इतना खास राजनीतिक भविष्य अब लगभग खत्म होने की कगार पर है साध्वी प्रज्ञा के, ये खबरें हैं। देखिए, जो विशेष व्यक्तित्व के धनी होते हैं उनका जो कार्य होता है वो किसी विशेष कार्य के हेतु प्रदत्त हुए जाते हैं। और वे स्वयं भी मानते हैं, चूंकि एक ईश्वरीय शक्ति और चेतना का संचार उनके निमित्त होता रहता है, इसीलिए उन्होंने सकारात्मकता के साथ में जितने भी इंटरव्यूज अभी हुए घोषणा होने के बाद में, निश्चित रूप से जो आपने बात करी है उसका भी उल्लेख उन्होंने कहा है कि अगर मेरे किसी गंतव्य से किसी को भी पीड़ा पहुंची है तो वो मेरे स्वयं का गंतव्य है, और मैं स्वयं जो अनुभूति करती हो, निश्चित रूप से मैंने उसका उद्बोधन करा है। अब अगर किसी को उससे पीड़ा होती, चाहे वो कोई भी हो, तो मैं अपने गंतव्यों को, मैं अपनी विचारधारा को, जो हिंदुत्व के खिलाफ है, जो भगवा के खिलाफ है, मैं उसको नहीं बदल सकती। दूसरा, उन्होंने नकारात्मक बात किसी के लिए नहीं करी। ठीक है, उन्होंने गलती की माफी भी मांगी, प्रायश्चित किया। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। देशदीप जी, एक और सीट जो सबकी नजरें जिस पर जा रही हैं वो है विदिशा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कद क्या है ये आप भी बखूबी जानते हैं। उन्हें विदिशा से एक बार फिर चुनाव लड़वाना, हालांकि जो भार्गव साहब हैं उनके टिकट कटने की खबरें पहले ही थी, लेकिन विदिशा वो सीट है जहां से अटल बिहारी वाजपेयी हो, सुषमा स्वराज हो, कई दिग्गज भी चुनाव लड़ चुके हैं। एक आदर्श सीट, दिग्गजों की, स्टार चेहरों की सीट विदिशा रही है। ऐसे में हम शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य की बात कर रहे थे कुछ दिनों पहले जब मोहन यादव को सीएम बनाया गया था। अब तमाम उन अटकलों पर भी खबर, मतलब एक तरह से मुहर लग गई है। तो इस विदिशा सीट से शिवराज सिंह चौहान के चुनाव लड़ने पर क्या कहेंगे? देखिए, शिवराज सिंह जी के बारे में तो कुछ कहना मतलब सूरत के सामने दिया दिखाना है। शिवराज सिंह चौहान ऑब्वियसली एक बहुत पॉपुलर लीडर है, और मध्य प्रदेश का अगर कोई सबसे पॉपुलर आज की तारीख में राजनीतिक चेहरा है तो वो शिवराज सिंह चौहान जी है। वो उनकी होम टर्फ है। वो बहुत समय से वहाँ सक्रिय हैं। बुधनी और विदिशा दो उनकी होम टर्फ हैं, वहाँ जहाँ से वो उनकी सक्रियता हमेशा बनी रहती है। और ये एक ऐसी सीट है मेरे ख्याल से जो बिल्कुल एकदम गारंटीड है बीजेपी के लिए कि वो सीट वहां से जीतेंगे। तो यहाँ तो कोई किसी भी तरीके का सवाल उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। और उनके पहले भार्गव जी थे, तो निश्चित रूप से जब शिवराज जी का नाम आएगा तो रमाकांत भार्गव जी को जगह खाली करनी पड़ेगी, और कुछ स्वेच्छा से भी खाली कर देते अगर ये होता है कि भाई शिवराज जी हैं। अगर कुछ ये होता कि हम इनको लड़ाएं या इनको नहीं लड़ाएं, लेकिन कुल मिला के ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी वहां से विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। और विदिशा, देखिए आपने दो नाम लिए, सुषमा स्वराज जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो ये दर्शाता है कि विदिशा ट्रेडिशनली एक ऐसी सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। उन सीटों में भोपाल भी आता है जहां बीजेपी के लिए बहुत सेफ मानी जाती है। सुषमा जी ने तो वहां एक तरह का रिकॉर्ड बनाया था, लगभग 5 लाख वोटों से जब वो चुनाव जीती थी। तो शिवराज जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और आपने एक बात और कही कि उनके राजनीतिक भविष्य पे, तो वो ऑलरेडी एमएलए थे। बिल्कुल। हालांकि लोग इसलिए ये सवाल उठा रहे थे क्योंकि शिवराज जी ने खुद एक समय में ये बोला था कि वो दिल्ली की राजनीति नहीं करना चाहते, मध्य प्रदेश में रहना चाहेंगे। लेकिन एक सिंपल एक एमएलए के रूप में वो मध्य प्रदेश में रह के क्या करते या क्या कर पाते, क्योंकि देखिए विधानसभा के किसी भी सत्र में जो हुए अभी पिछले, उसमें वो शामिल नहीं हुए थे, जो भी कारण रहे हों जी। तो उनके राजनीतिक भविष्य पे कभी भी कोई सवालिया निशान नहीं था। लेकिन कल की तस्वीरें देखकर तो बड़ा सुखद अनुभव हो रहा था जब साधना सिंह टीका लगाकर शिवराज का स्वागत कर रही थी। शिवराज जब घर पहुंचे, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ एक और मेहमान, कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी जुड़ गए। अवनीश जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। थोड़ा देरी से आप जुड़े हैं चर्चा में, लेकिन हम चर्चा आज के शो में इसी मसले पर कर रहे हैं। दीपक जी, मैं देरी से नहीं जुड़ा, आपके यहाँ से टेक्निकल प्रॉब्लम। चलिए, कोई बात नहीं,
टेक्निकल चीजें होती रहती हैं। मैं 5 बजे से तैयार हूँ। अरे चलिए, टेक्निकल चीजें होती रहती साहब, कभी हम हमारी तरफ से, कभी आपकी तरफ से। अवनीश जी, ये बताइए कि हम जिस मसले पर चर्चा कर रहे हैं उसके जवाब तो डॉक्टर प्रेम व्यास और देशदीप जी दे ही रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने टिकट क्यों काटे हैं, लेकिन आपकी पार्टी में क्या तैयारी चल रही है? दिग्विजय सिंह कमलनाथ तो पहले ही कह चुके हैं कि शीर्ष नेतृत्व को जल्द से जल्द टिकट लिस्ट ऐलान कर देना चाहिए, लिस्ट का, टिकटों का ऐलान कर देना चाहिए। देखिए बीजेपी आगे निकल रही है इसमें। दीपक जी, मैं और मेरे मित्र प्रेम व्यास जी कल भी इसी विषय पर हम एक चैनल पर बैठे थे, तुरंत जैसे टिकट घोषित हुए थे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि टिकट घोषित होना चलिए सुखद अनुभव, जिनके टिकट घोषित हुए उनको शुभकामनाएं। लेकिन एक बात आप समझें, जरूरी नहीं कि भाजपा ने आज टिकट घोषित कर दिए तो आज ही हम भी कर दें। आप याद करें, विधानसभा चुनाव के समय हमने अपना वचन पत्र जो था भाजपा से 1 महीने पहले दिया था। इन्होंने वोटिंग के से 2 दिन पहले वचन पत्र घोषित किया था, दीपक जी आपको याद हो। जबकि हमारा आ चुका था 16 अक्टूबर को, भाजपा का आया था 13 नवंबर को। तो देखिए, हर पार्टी का अपना अपना वो रहता है। और बाकी जहां अभी आप देखें, हम सभी लोग मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जबरदस्त तरीके से स्वागत करने के लिए आते रहे और सब लोग कर भी रहे हैं। और बाकी जहां तक टिकटों की बात है, तो हमारे यहाँ भी कांग्रेस में भी आप देखें दीपक जी, एक राय बन चुकी है लगभग। आप देखें, हमारी भी एक सूची बहुत जल्दी आई, वो मध्य प्रदेश की ही नहीं, पूरे भारत में भी आप देखें तो लगभग हमारा काम सर्वे अर्वे जो होता है वो सारी चीजें हो चुकी हैं। और जो नाम के जो पैनल बनना थे वो भी फाइनल हो चुके, तो आपने बहुत जल्द आएगी। लेकिन हाँ, अभी मैं सुन रहा था प्रेम व्यास जी को और सक्सेना साहब, आप सब चर्चा कर रहे थे। ये बात सही है कि अभी जब आपके 28 सांसद थे मध्य प्रदेश में, तो ये कहा जाता था कि ये 28 जो सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं। मतलब भोपाल की प्रज्ञा ठाकुर जी के बारे में तो कुछ ना ही कहें तो बहुत अच्छा होगा। मोदी जी ने भी कहा था कि मैं मन से कभी प्रज्ञा ठाकुर जी को माफ नहीं कर पाऊंगा। हो सकता उसी का परिणाम हमको देखने मिला। और केपी यादव जी की बात करें तो शायद केपी यादव जी ने सिंधिया के बारे में मंदबुद्धि और न जाने क्या क्या कहा। लेकिन यहां से दीपक जी दो बातें इशारा करती हैं। या तो केपी यादव प्रज्ञा ठाकुर ठीक थे, सही थे वो अपनी जगह। अगर गलत थे तो आपने कार्रवाई उसी समय क्यों नहीं की, उनको पार्टी से बाहर क्यों नहीं किया? आज जब आप टिकट काट रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अनुशासन भाजपा में नहीं है। उनको लगा कि ये लोगों की, इन लोगों की हालत उनके क्षेत्र में बड़ी खराब है और ये चुनाव हारने वाले हैं। क्योंकि जब आप सत्ता के शिखर पर, सफलता के घोड़े पर बैठे थे दीपक जी, तो मान के चल रहे थे कि इनके 300 साल तक वो सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान के अवतार हैं, देव दुर्लभ हैं। तो उसके बाद अगर आप टिकट काट रहे हैं, कि मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, टिकटों में जबरदस्त कटा हुआ, ये बताता है कि भाजपा के लोग, उनके नेता परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, इस पर तो प्रेम व्यास जी बेहतर प्रकाश दे पाएंगे। एक चीज और समझा दीजिए, एक चीज और समझा दीजिए अवनीश जी, क्योंकि बीजेपी तो मिशन 29 पे काम कर रही है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ नकुलनाथ का किला भेदने की भी बात कह रही है, और आप ही ने कुछ वक्त पहले कहा था कि 10 से 12 सीटों पर हमारी स्थिति अच्छी है। तो इस पर कांग्रेस जी दीपक जी, मिशन वाली बात नहीं है कि मिशन 28, मिशन 29, हम भी 15-16 सीटें जीत कर लाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि अभी अभी आप एक चुनाव से गुजरे हो, जनता ने आपको जबरदस्त आशीर्वाद दिया। उसमें आपने एक जो होता ना संकल्प पत्र नाम के कागज दिया था, चिड़िया जिसको बोल रहे हैं, आपने आज तक उस पर काम शुरू क्यों नहीं किया? मैं कहना चाहता हूं कि शिवराज जी ने जिनको आपने टिकट दिया है, 4 जुलाई 2023 को घोषणा की थी कि मैं आज से संविदा कल्चर खत्म करने जा रहा हूं। अभी 4 दिन पहले संविदा कर्मियों में लाठियां बरसाई ऐसी सरकार ने, मोहन यादव जी की। अभी तक कोई संविदा कल्चर खत्म, उल्टा उनसे कह रहे हैं 25 साल नौकरी करने के बाद क्या परीक्षाएं दीजिए। आपके यहाँ 1.25 लाख शिक्षा विभाग के पद खाली हैं, 2011 से नियुक्तियां नहीं हुई। वादा किया था कि 2 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष, शिवराज जी ने खुद कहा था 2023 में, वो तो नहीं मिली। मोदी की 2 करोड़ की नौकरियां तो छोड़ो, उनकी तो बहुत पुरानी बात हो गई। दीपक जी, इनकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। कहीं आपका जो संकल्प पत्र होता है उस पर आप काम कब करोगे, मुझे बता दें। क्या सिर्फ चुनाव में बस जाकर हमारा अब ये मिशन ये बताएं, जनहित का मिशन भाजपा कब लेगी? चलिए, आपके वाजिब सवाल है जिन पर हम कभी चर्चा करेंगे, अलग से इस पर विषय डिबेट करना होगी। लेकिन जो दिग्गज चेहरे हैं, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके सामने कांग्रेस अब किन्हें उतारेगी? एक ही बात कहूंगा कि भले ही ये नारा दे रहे हो 370 और 400 पार का, लेकिन इनकी हालत इतनी नाजुक है कि इनको शिवराज जी को लाना पड़ रहा है, जो व्यक्ति 18 साल मुख्यमंत्री के तौर पर रहा, मतलब वो सारे पद पर। आज अगर वो सांसद का चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं पूर्व वाले का या तो परफॉर्मेंस खराब है या उसका आप अधिकार मार रहे हो, नए कार्यकर्ताओं का अधिकार मार रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात, ये हालत अकेले मध्य प्रदेश की नहीं दीपक जी, ये पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में देखें, महाराष्ट्र में देखें,
हर चलिए, जगह इनके यही हाल है। आपकी ऊर्जा और आपके बोलने के वक्तव्य से ऐसा लग रहा है अवनीश जी कि कांग्रेस काफी ऊर्जावान तरीके से लोकसभा चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है। समय ये मुझे हमारे जी व्यास जी कल बैठे थे एक चैनल पर, तो 2 भाजपा के प्रवक्ता थे, मैं अकेला था। संक्षिप्त में ये 10 सेकंड कांग्रेसियों की ऊर्जा की आप चिंता मत करिए। चलिए, हमारी तो ऊर्जा समय हमेशा समय मुझे जबरदस्त इजाजत रहती नहीं दे रहा है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, अवनीश जी, देशदीप जी और डॉक्टर प्रेम व्यास, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। तैयारी सबकी अपनी अपनी है, लेकिन हमने जिस विषय पर चर्चा की, समझने की कोशिश की कि आखिर टिकट क्यों कटे हैं, बेहद खास मध्य प्रदेश के ये 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव होंगे, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।